सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम संचयन पाठ 1 हरिहर काका का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। इस कथाकार के जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के बैसडी गांव में सन 1950 को हुआ था। 31 दिसंबर सन 1950 को इन्होंने हिंदी से एमए किया, पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। फिर इसके बाद जो है अध्यापन कार्य में जुड़ गए। यह आरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, रीडर के पद पर कार्यरत थे। अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं और किस तरह से जो है कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इनकी कहानियों में ग्रामीण जनजीवन का जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया, किस तरह से साधारण भोली भाली जनता का शोषण होता था, किस तरह से लोग अनेक परेशानियों से ग्रसित रहते थे। तो मिथिलेश्वर जी ग्रामीण अंचल के कथाकार थे। गांव के जनजीवन को अपनी कहानी का माध्यम बनाए, गांव के लोगों को अपनी कहानी का माध्यम बनाए। प्रस्तुत पाठ जो हरिहर काका है, इसमें ग्रामीण जीवन को आधार बना करके ही इस पाठ को लिखा गया है और इस कहानी में पारिवारिक संबंधों को बताते हुए कि किस तरह से परिवार में, समाज में लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही हर कार्य करते हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध में भी लोग स्वार्थी बन जाते हैं। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई यह कहानी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जमीन जायदाद, खेती बाड़ी के लिए लोग पराये हो जाते हैं। लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि यह जो है जमीन जायदाद ही सब कुछ है। इस कहानी के जो कथाकार हैं हरिहर काका, वह एक वृद्ध व्यक्ति हैं। किस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति का मान सम्मान, आदर मिलना चाहिए, परिवार के लोगों के द्वारा प्यार, अपनापन मिलना चाहिए, पर यहाँ हरिहर काका के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्हें मान सम्मान, अपनापन, प्यार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो उनके भाई के परिवार थे, वे स्वार्थ के नाम पर उनकी सेवा करते थे। स्वार्थ के लिए कोई भी बिना स्वार्थ के हरिहर काका की सेवा करना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, वहीं दूसरी ओर जो है धर्म के नाम पर भी ठगने वाले बहुत से लोग हैं समाज में, जो धर्म के नाम पर सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगते हैं। यानी कि धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्तता भी इस पाठ में दिखाई गई है कि उनका कार्य क्या है और वह कर क्या रहे हैं। धर्म की आड़ में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, उसको भी इस पाठ में उजागर किया गया है। यह जो कहानी है ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के क्षेत्र में भी बखूबी अपनी भूमिका निभाती है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया
तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखक बता रहे हैं कि जो हरिहर काका हैं, लेखक और हरिहर काका के बीच अच्छे संबंध थे। आगे हम पढ़ेंगे इसको। लेखक कह रहे हैं कि जब वो हरिहर काका के पास गए और उनके विषय में जानने की कोशिश की कि क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है, क्या हो गया, वो किसी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। बहुत देर तक बैठे रहे लेखक मिथिलेश्वर जी, पर हरिहर काका कल भी कुछ नहीं बताए, आज भी कुछ नहीं बताए। जो कष्ट, जो यातनाएं, जो परेशानियां उनके आसपास घिरी थीं, उसे देख करके लेखक को लगता था कि मुंह से व्यक्ति बोले या ना बोले, लेकिन आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। कभी कभी हम जो है किसी मुसीबत परेशानी में जब रहते हैं तो हमारी आंखें उसे व्यक्त करती है, बयां कर देती है कि हम किस परेशानी, किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। लेखक बता रहे हैं कि जो हरिहर काका हैं वो उन्हीं के गांव में रहते हैं जिस गांव में लेखक रहता है। हरिहर काका के जो भाई हैं वो 4 भाई हैं। हरिहर काका की कोई संतान नहीं है। 2 विवाह हुए थे, परंतु उन दोनों विवाह के बाद पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने समझाया कि तीसरा विवाह कर लो, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तीसरा विवाह हम नहीं कर सकते। क्योंकि जो ठाकुरबाड़ी थी गांव में ठाकुरबाड़ी बहुत विशाल थी। कब उसकी स्थापना हुई इसके विषय में कोई जानकारी किसी को नहीं। जो लेखक हैं और हरिहर काका, इनके बीच भी बहुत अच्छा संबंध था। लेखक की माँ बताती थी कि जब हरिहर काका लेखक के घर आते थे और लेखक छोटे थे, तब जो है उन्हें अपने कंधे पर बैठा करके गांव में घुमाते थे। इस नाते जो है लेखक को हरिहर काका के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई। और दूसरा कारण यह था कि हरिहर काका लेखक को बहुत मानते थे। लेखक भी हरिहर काका को बहुत मानते थे। लेखक ने ऐसा कहा है कि उनके गांव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका वह आदर करते हैं, जिनमें से लेखक ने हरिहर काका की भी मान सम्मान किया था। हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, इसलिए अपना सारा प्यार वह हरिहर काका जो है वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यहाँ तक कि अपनी बहुत सारी बातें जो है वह लेखक को बताया करते थे। तो गांव में एक ठाकुरबाड़ी थी जिसकी स्थापना कब हुई, किसने की, इसके विषय में किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। एक कहानी गांव के लोग कहते हैं कि भाई बहुत पहले गांव में एक संत आए और यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे, आरती करते थे, लोगों के अंदर भक्ति भावना जागृत करते रहते थे। और धीरे धीरे चंदा मांग करके ठाकुरबाड़ी का एक छोटा सा मंदिर बनवा लिए। जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के विस्तारीकरण में भी सुधार होते गए, मंदिर भी बढ़ता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानने लगे कि भाई पुत्र हो जाए, मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें उनकी सफलता मिलती। वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से।
जैसे जैसे गांव बसता गया, गांव में लोग आते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का भी विस्तार होता चला गया। गांव में लोगों के अंदर ऐसी धारणा होती है, ऐसी मान्यता होती है, भाई भगवान कोई भी कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, कुछ भी हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट को, भगवान को, गांव में जो मंदिर है वहाँ पे लोग मनौती मान देते हैं कि हमारा काम यह पूरा हो जाए तो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो काम हो जाते थे, लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, बहुत खुश होते थे लोग, तो ज़मीन का एक टुकड़ा मंदिर के नाम लिख देते थे वगैरह वगैरह। इससे क्या होता था, मंदिर का विस्तारीकरण होता चला जाता था। किसी को नौकरी मिल गई, उसने चढ़ावा चढ़ाया, किसी की लड़की की शादी हो गई, उसने चढ़ावा चढ़ा दिया, कोई मुकदमे में विजय प्राप्त हो गया। इस तरह से वो ठाकुरबाड़ी जो है पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी के नाम से विख्यात हो गई। 20 बीघे खेत थे ठाकुरबाड़ी के पास। लोगों को विश्वास था, भगवान के ऊपर श्रद्धा था, लोग मनौती भी मानते थे। अच्छी फसल होती थी तो लोगों को लगता था कि ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। लोग ठाकुर जी को वो फसल चढ़ाते भी थे। ठाकुरबाड़ी का काम था लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पे लाना। जो कार्य है भाई, धर्म, बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े मठ जो हैं, उनमें रहने वाले लोगों का कार्य क्या है कि ठाकुर जी के प्रति जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जो लोग धर्म से विमुख हो गए हैं, उन लोगों को धर्म के रास्ते पे लाना, ठाकुर जी के प्रति उनके मन में प्रेम भक्ति भावना उत्पन्न करना। इसके लिए ठाकुरबाड़ी में साधु संत महात्मा क्या करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, लोगों को प्रवचन सुनाते थे, लोग आते थे, सुबह शाम आरती होती थी, ताकि लोगों का जो है रुझान भगवान के प्रति धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बनी रहे, कोई धर्म से विमुख ना हो सके। जब इस गांव में बाढ़, सूखा, ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती थी, दैविक कुछ आपदा आती थी, तो क्या होता था, लोग ठाकुरबाड़ी के आते में बड़ा सा तंबू लगा लेते थे और वहाँ पे बैठ करके भजन कीर्तन, अखंड रामायण, अखंड हरि कीर्तन के पाठ होते रहते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम पर अगम निकाल कर ही अपने अनाज को घर ले जाते हैं। आगे बता रहे हैं लेखक कि जो ठाकुरबाड़ी में साधु संत थे, महात्मा थे, जब कभी सूखा बाढ़ की स्थिति गांव में उत्पन्न हो जाती थी तो वे क्या करते थे, पूरे दिन, पूरे रात ठाकुरबाड़ी के जो बाहर आते में तंबू लगा करके हरि कीर्तन का पाठ करते थे। और गांव में जब भी कोई पर्व त्यौहार आते थे, होली, दिवाली, तो सबसे पहले ठाकुर जी के पास ठाकुरबाड़ी में जाकर रंग लगा के, दीप जला करके, वहीं से हर त्यौहार का प्रारंभ होता था। आज भी यह परंपरा गांव में, ग्रामीण अंचल में देखने को मिलती है कि घर में विवाह है तो लोग जो है सबसे पहला कार्ड ठाकुर जी, गांव में जो मंदिर है, जो वहाँ ले जाके चढ़ाते हैं उनको, भगवान को, अपने कार्य के लिए कि भाई हमारा जो कार्य है वह सिद्ध हो जाए, निर्विघ्न, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फसल अच्छी होती है गांव में, जब खेतों से फसल कट जाती है और उसका अनाज निकाल लेते हैं, तब थोड़ा सा अनाज निकाल करके मंदिर में ले जाकर चढ़ा देते हैं। अगम बोलते हैं, अगम मतलब सबसे पहले निकालना। खलिहान से जब अनाज को घर लाते हैं तो उसके पहले अनाज को हम पहले मंदिर में ले जा कर के चढ़ा देते हैं, ऐसा मानते हैं। अभी भी यह परंपरा देखने को मिलती है कि जब फसल कटती है, खलिहान में अनाज आते हैं, तो लोग ऐसा काम करते हैं। अभी थोड़ी सी परिस्थितियाँ भिन्न हो गई हैं, जब से तकनीकी साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो सीधे मशीनों से फसल कट जाती है, अनाज उसी में निकल कर के घर में आ जाता है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले बैलों या
अन्य थ्रेसर के माध्यम से फसलों की दौड़नी होती थी, तो उसमें जो है फसल को अगाऊ निकाला जाता था, खलिहान में ही। आगे बता रहे हैं कि जब लोग खेती बाड़ी करते थे, गांव के लोग थे, मनोरंजन का साधन नहीं था। दिन भर खेतों में काम किए, शाम को आ जाते थे ठाकुरबाड़ी में, भजन कीर्तन, साधु संतों का प्रवचन सुनना, ठाकुर जी के दर्शन करना। गांव वालों की यही दिनचर्या थी। सीधे साधे लोग थे, भोले भाले लोग थे, तो ज़्यादा ऐसा कोई चमक धमक उनके जीवन में नहीं था। सुबह उठना, खेतों में जाना, काम करना, शाम तक काम करके वापस लौट के आना, फिर क्या रात के जो शेष समय बचते थे खा पी के आराम से ठाकुरबाड़ी में घंटा 2 घंटा रह के फिर वापस आ जाते थे। उनको लगता था भाई प्रवचन सुनेंगे, ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरिहर काका भी ठाकुरबाड़ी में जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका भी जाते थे। कभी कभी लेखक की इच्छा होती थी तो वे भी हरिहर काका के साथ ठाकुरबाड़ी में जाते थे। वहाँ जाकर देखते थे कि जो साधु संत हैं वे क्या करते हैं, बढ़िया हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं सुबह शाम, और आराम से मस्त खा रहे हैं, सो रहे हैं। उन्हें आराम से पड़े रहते देख कर के लेखक को लगता वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। लेखक का ऐसा मानना था कि बस वो खाते थे, सोते थे और केवल बात बनाना जानते थे, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। इधर हरिहर काका कुछ समय से परिस्थिति बस ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिए। क्या कारण हुआ, क्या हो गया, किस लिए हरिहर काका नहीं जा रहे हैं ठाकुरबाड़ी में, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ऐसा क्या कारण आ गया जिसकी वजह से जो है उन्हें ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई थे, चारों का विवाह हुआ था, हरिहर काका का भी विवाह हुआ था, सबके बच्चे थे, सबके 2-2 बच्चे थे। पर परिस्थिति बस हरिहर काका की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। दोबारा शादी हुई तो दोबारा भी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने कहा कि भाई तीसरा विवाह कर डालो, पर हरिहर काका ने मना कर दिया। धार्मिक प्रवृत्ति के मन में धर्म के प्रति इच्छा बढ़ गई, ठाकुरबाड़ी में आया जाया करते थे तो भगवान के प्रति इनका रुझान हो गया। तो हरिहर काका ने मना कर दिया, नहीं मुझे जो है अब विवाह नहीं करना है, मेरे भाई का परिवार भी तो मेरा ही परिवार है। इसलिए हरिहर काका अब जो है अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। गांव में संयुक्त परिवार जो है अभी भी देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार मतलब 2-3 भाई एक साथ, सबका परिवार एक साथ उसमें रहता है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में अकेला ही व्यक्ति रहता है। तो हरिहर काका के पास जो है उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत थे, सभी भाइयों के नाम 15-15 बीघे खेत थे, और उनका संयुक्त परिवार था, सभी लोग एक साथ रहते थे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें ही आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। आगे बता रहे हैं कि हरिहर काका अब कैसे जो है परिस्थितियाँ भिन्न होती चली जा रही हैं। जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने कहा कि जो परिवार है, परिवार भी कहीं न कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही
इनकी सेवा करता है, ऐसे लोगों की सेवा करता है। अब हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से खातिरदारी हो, अच्छी तरह से देखभाल हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। सारी चीज़ें चलती रही ठीक ठाक, हरिहर काका को खाना भी मिलता था समय से, सारी चीज़ें। पर ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जो घर की औरतें थीं वे अपने पति की सेवा में व्यस्त हो जाती थी, उन्हें खाना खिलाना, पंखे चलना। फिर हरिहर काका की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। बेचारे मन महसूस कर रह जाते थे। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी रूखा सूखा खा करके ही जो है काम चला लेना पड़ता था। हरिहर काका की जब कभी तबीयत खराब हो जाती थी तब तो और भी ज़्यादा मुसीबत पड़ जाती थी। परिवार में सब लोग थे, इतना बड़ा परिवार था, भरा पूरा परिवार था, पर कोई भी हरिहर काका को एक गिलास पानी तक देने वाला नहीं था। जो बच्चे थे वो अपने काम में व्यस्त हो जाते थे, पढ़ते लिखते थे, उछलते कूदते थे, भागते दौड़ते थे। जो हरिहर काका के भाई भतीजे थे वे खेतों में काम करने चले जाते थे। घर की औरतें जो थीं वह उन्हें पूछने तक नहीं आती थी कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। दालान में पड़े पड़े हरिहर काका जो है हरिहर काका के जो परिवार के बाकी सदस्य थे सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। अब ऐसे वक्त में हरिहर काका को जो भी ज़रूरत पड़ती थी वह पूरी नहीं हो पाती थी। अब बेचारे करें भी तो क्या करें। अपने उस वक्त जो है उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी, अपनी पत्नियों की याद आती थी। 2 विवाह किए थे, उन दोनों की याद आने लगती थी कि शायद अगर वो रहती तो उनकी आज ऐसी स्थिति नहीं होती। समय पे उन्हें खाना, समय पे उन्हें दवा, जो भी आवश्यकता होती उनकी देखभाल करती, उनका ख्याल करती। यह सोच सोच करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। और इस तरह धीरे धीरे जो है हरिहर काका का अपने भाइयों के प्रति मन मोह भंग हो गया। हरिहर काका का अपने भाइयों के प्रति मोह भंग होने का यहीं से सिलसिला शुरू हुआ और एक दिन ते और भी ज़्यादा विस्फोट हो गया। हरिहर काका का भतीजा जो शहर में कलरकी का काम करता था उसका कोई दोस्त आया था। हरिहर काका को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर वो आएगा अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे सॉरी अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे और बीमारी से उठा हूँ तो कम से कम दोस्त के बहाने ही मुझे भी अच्छा खाना मिल जाएगा। परंतु यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। दोस्त आया, सब कुछ खाना अच्छे से बना, रायता, चटनी, सलाद, सारी चीज़ें अच्छे से बनी, सबने जम के भोजन किया। अब हरिहर काका जो है वह सोचने लगे अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। खाना तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनको लगा कि भाई लोग अभी व्यस्त होंगे इसलिए खाना नहीं आ रहा है। लेकिन वह दोस्त चला गया। हरिहर काका जब खाना मांगे तो उन्हें बचा खुचा जो खाना था, जो रूखा सूखा खाना था, वही ला करके दे दिया गया। अब हरिहर काका का जो है गुस्सा 7वें आसमान पर। वे सोचने लगे सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ, अपना पूरा खेत दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरे भाई का परिवार मेरे साथ ऐसा कर रहा है। भरी थाली खाने का उठाकर फेंक दिए आंगन में और चिल्लाने लगे कि तुम लोग मुझे फ्री में नहीं खिला रहे हो, फोकट में नहीं खिला रहे हो। जो 15 बीघा खेत है उसकी जो अनाज निकल रहा है वह मेरा है। मैं अनाथ या बेसहारा नहीं हूँ। तुम लोग मेरे धन पे ही मौज कर रही हो।
इत्यादि। बहुत गुस्सा आया हरिहर काका को। उन्होंने अपने भाई की पत्नियों को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया और कहा कि ठीक है, मैं तुम सबको बताऊंगा। अब यहाँ से हरिहर काका के जीवन में एक नया मोड़ आता है, एक नया बदलाव आता है। जिस वक्त हरिहर काका गुस्से में थाली उठाकर फेंके थे, बहुत भला बुरा कर रहे थे, उसी समय ठाकुरबाड़ी के एक पुजारी जी हरिहर काका के घर में विराजमान थे। वार्षिक हवन के लिए घी और शकीला इत्यादि लेने आए थे। शकील जो हवन जिसे करते हैं हम लोग। अब जो है वे देख रहे घर में इतना घमासान हो रहा है, हरिहर काका इतना गुस्सा है। सबकी नज़रें महंत हों या हरिहर काका के भाई हों, सबकी नज़र उनके 15 बीघे खेत के ऊपर थी। मौका मिला, इधर अवसर मिला, वह पुजारी जी तुरंत जाके महंत जी को बताते हैं कि आज हरिहर काका के घर में ऐसे ऐसे हुआ, लड़ाई हो गई, खाना नहीं खाए, गुस्से में हैं। वह दिन उन्हें शुभ महसूस हुआ। इस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी में चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही मिल गए। गुस्से से घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, बंधु, भाई सब स्वार्थ के साथी हैं। अब महंत जी हरिहर काका को ज्ञान देना प्रारंभ किए कि भाई ये जो परिवार है सब मोह माया है, कोई किसी का सगा नहीं है, और तुम तो समझदार आदमी हो, तुम्हें तो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो, तुम तो चाहो तो अपना जीवन आराम से ठाकुरबाड़ी में बिता सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मोह माया। यह ज़मीन जो है वह तुम ठाकुरबाड़ी को लिख दो, ठाकुर जी के नाम पे लिख दो, और यहाँ पे रह के मौज करो, आनंद प्राप्त करो। तुम्हारी दिन रात आरती उतरेगी, तुम्हें खाना खिलाया जाएगा, अच्छे अच्छे पकवान दिए जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम वैकुंठ में जाओगे। बहुत सारी बातें जो है हरिहर काका के भाई को, हरिहर काका को महंत जी ने समझाया। भाई तुम अगर ज़मीन लिख दोगे, लोग परलोक दोनों तुम्हारा संवर जाएगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई तकलीफ जीवन में नहीं आएगी। तुम अपने ज़मीन को बस लिखोगे, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुम्हें मालपुआ खिलाएंगे, तुम्हारा जैसे ठाकुर जी की आरती सुबह शाम होती है वैसे ही तुम्हारी भी आरती उतारेंगे। ज़मीन तुम ठाकुरबाड़ी को लिख दो। अधिक हरिहर काका जो है वो देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है, 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हाल होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद उन्हें याद करेगा कौन, याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो वह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उसको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे दें, उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर काका को लगा कि जो ठाकुरबाड़ी के जो मंत्र हैं वह उनकी बात सही है, कोई किसी का नहीं है इस संसार में, सब पराए हैं, एक दूसरे के स्वार्थ के वशीभूत होकर के सेवा करते हैं। यह बात हरिहर काका के मन में बैठ गई कि भाई 15 बीघे खेत हैं, तभी तो मेरी इतनी पूछ हो रही है। पूछ क्या हो रही है, खाना पीना भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अगर न होता तो क्या होता मेरा, तब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। अगर मेरा खेत मेरे पास नहीं होता तब मुझे कोई पूछता भी नहीं, और
मेरी स्थिति, मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती। खेत 15 बीघा है, उसके रहते हुए उनकी यह हालत है। अर्थात जीते जी तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद क्या कोई पूछेगा। 15 बीघा खेत है, भाई बांट लेंगे आपस में, बात खत्म हो जाएगी और हरेर काका की कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी। पर अगर ठाकुर बारी में लिख देंगे ज़मीन, तो पुश्तों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाएंगे। लोग याद करेंगे कि 15 बीघा खेत ठाकुर बारी में हरेर काका ने लिखा था। यह सोचते हुए भी हरेर काका अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। खून का रिश्ता था भाई के साथ, भाइयों के साथ। वह नहीं चाहते थे अपने भाइयों के साथ अन्याय करें। उन्हें लगता था अगर ज़मीन ठाकुरबाड़ी में दे देंगे तो भाइयों के साथ अन्याय हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा। इसलिए जो है वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरेर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पे वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगा करके उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरेर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। महंत जी उन्होंने पुजारियों को समझा दिया कि हरेर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरेर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। हरेर काका कुछ बोल नहीं रहे हैं। महंत जी उत्तर जानने की कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हरेर काका, लेकिन महंत जी अनुभवी थे। उनके मन में ऐसा अनुमान हो गया था कि हाँ, हमने सही जगह पे निशाना लगाया है। मेरी बात हरेर काका के दिलो दिमाग में उतर चुकी है। अब वह दिन दूर नहीं है जब हरियर 15 बीघा खेत में दे यानी ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देगा। उन्होंने तुरंत जो है ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाया, नौकरों को, भाई इनको एक अच्छे से कमरे में ले जाओ, साफ़ सुथरे पलंग पे सोने की व्यवस्था करो। और जो पुजारी थे उनको आदेश दिया गया कि हरियर काका को खाने पीने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था की जाए। अब गांव में जैसे सबको पता चला कि हरियर काका को महंत जी ठाकुरबाड़ी में लेकर के आए हैं, वैसे ही गाँव में चहल पहल शुरू हो गई। बातचीत होने लगी, सब चर्चा करने लगे कि भाई किस उद्देश्य से जो है हरियर काका को ठाकुरबाड़ी में ले करके आया गया है। इधर जब शाम को हरियर काका के भाई खेतों से वापस आए, खलिहान से लौट करके, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया है उसकी उनको जानकारी भी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। उस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। इस घटना के विषय में हरियर काका के भाइयों को पता नहीं था कि क्या हुआ है, वास्तव में आखिर घटना क्यों घटी है। जब वापस घर आए तब उन्हें पता चला। भाइयों ने अपनी पत्नियों को खूब डांटा। फिर सभी एक जगह बैठ के चिंतामग्न हो गए, सोचने लगे कि क्या करें। इस परिस्थिति में गांव का भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं बताने को तैयार कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होने वाला है, कोई जानकारी उन्हें नहीं। महंत जी ने हरियर काका को क्या कहा होगा, हरियर काका ठाकुरबाड़ी क्यों गए,
महंत जी उनसे ठाकुरवाड़ी में क्या काम कराने के लिए गए, सारी बातें और गोपनीय थी, किसी को कुछ पता नहीं था। इधर हरिहर काका के भाइयों का मन बेचैन हो गया। उनके मन में अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे। उनको लगा 15 बीघा खेत हाथ से जा रहा है। जैसे शाम हुआ, रात हुई, वैसे ही भाई ठाकुरवाड़ी में पहुंच गए और वहां जा कर के उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने को कहा। हरिहर काका कुछ कहते उसके पहले ही महंत जी ने कहा कि आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, चला जाएगा कल। गांव के लोगों ने, साधु संतों ने भी समझाया कि भाई आज यहाँ इनको रह जाने दो, एक दिन में क्या हो जाएगा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरवाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। खाने में इधर 56 भोग उनको खिलाया जा रहा है हरिहर काका को। आज तक ऐसा व्यंजन उन्होंने कभी खाया नहीं था। पुजारी जी स्वयं अपने हाथों से व्यंजन बना करके उन्हें खिलाने के लिए लाए हैं। उधर महंत जी ठाकुरवाड़ी में बैठ के धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, मन को शांति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा सुख उनको जीवन में नहीं मिला था। और इधर तीनों भाई जो हरिहर काका के थे वह रात भर सो नहीं पाए। उनके मन में यह आशंका चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 15 बीघा खेत इस गांव की उपजाऊ मिट्टी है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, वह उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। अगर वह निकल गई तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरवाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज आया, वह पुनः वापस घर लौट आए। अब हरिहर काका के भाई जैसे ही रात समाप्त हुई, सुबह हुई, तुरंत ठाकुरवाड़ी पहुंचे। हरिहर काका का पांव पकड़ लिए, रोने लगे कि हम आपके भाई हैं, खून का रिश्ता है, पत्नियों को हमने खूब डांटा, उनके माफ़ कर दो, सारी बातें अपने खून के रिश्ते का माया फैलाया। अब हरिहर काका का भी दिल पसीज आया। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। इधर सुबह जो है हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका को समझा बुझा के मना के घर लेके आए। और इस बार जो है हरिहर काका ने अपने घर में बहुत बड़ा बदलाव देखा। सभी लोग उनकी सेवा में लग गए। घर की 5-5 महिलाएं उनको समय से नाश्ता, समय से खाना, समय से पानी, हर चीज़ की जो भी ज़रूरत है समय से पूरा होने लगा। इस बात को देख कर के, इस बदलाव को देख कर के हरिहर काका मन ही मन बड़े खुश होते थे और महंत जी को मन ही मन बहुत धन्यवाद देते थे। उन्हें लगता था कि यह जो चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हुआ है, वह सब महंत जी की वजह से ही हुआ है। अब इधर गांव में भी 2 वर्ग बट गए। एक वर्ग चाहता था कि जो ज़मीन है, 15 बीघा खेत है, वह हरिहर काका अपने भाइयों के नाम कर दें। और एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि जो खेत है वह हरिहर काका ठाकुरवाड़ी के नाम कर दें। आपस में लोग चर्चा किया करते थे, बातें किया करते थे। जितनी मुँह उतनी बातें होती रहती थी। कोई भी इस बात से मौन नहीं होना चाहता था, कोई चुप नहीं होना चाहता था। गांव में लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से समाधान निकालते थे, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश किया करते थे। कभी कभी बैठक होती थी तो दोनों वर्गों में तू मैं हो जाते थे, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। भाई हरिहर काका को ज़मीन ठाकुरवाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, या एक वर्ग कहता था नहीं, हरिहर काका को ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए थी।
कुछ लोग ऐसे थे जो साधु संतों के साथ गांव में घूमते रहते थे, चटोरे टाइप के आदमी थे, चापलूसी करते थे और उसी से उनका परिवार चलता था, पेट भरता था। पर कुछ ऐसा किसान वर्ग था जो खेती बाड़ी करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपने जीविका या अपने जीवन को चलाता था। अब हरिहर काका की स्थिति में बात यह आई कि गांव का जो एक वर्ग हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में था, उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हरिहर काका ने ज़मीन ठाकुरबाड़ी में लिख दी तो यह एक प्रथा चल देगी। गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोई संतान नहीं अपने भाइयों के साथ हैं, फिर क्या होगा, सबके मन में एक भावना जगेगी, नहीं हम अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम दे दें, तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उस वर्ग के लोग चाहते थे कि हर संभव प्रयास करके ज़मीन ठाकुरबाड़ी में न जाए, हरिहर काका अपने भाइयों के नाम से ज़मीन लिख दें। गांव का माहौल, गांव का जो वातावरण था बिल्कुल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्ष एकदम अपने अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी अपनी विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते थे। अब इधर हरिहर काका के भाई भी जो है, उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कहीं महंत जी कुछ ऐसी चाल न चल बैठें जिसकी वजह से ज़मीन हाथ से निकल जाए। अब वो हरिहर काका को बार बार समझाने लगे कि आप जो है अपनी ज़मीन हमें लिख दो, हमारे सिवाय आपका कौन है, हम आपके भाई हैं और हमारा आपका खून का रिश्ता है, तो आप हमें ज़मीन लिख दो। इस विषय पे हरिहर काका ने लेखक को बुलाया और काफ़ी देर तक बातचीत की। जैसा कि प्रारंभ में भी कहा गया कि हरिहर काका और लेखक बहुत छोटे थे हरिहर काका से, पर बचपन में से ही हरिहर काका का लेखक से जुड़ाव था, गहरा लगाव था। हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक से बताते थे, लेखक उनके सुख दुख को सुनते थे। पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, प्रोफेसर थे, तो हरिहर काका ने उनसे विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए इस परिस्थिति में जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं। तो कैसी विडंबना होती है कि समाज में लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के कैसी कैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि यह क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक दोनों ने विचार विमर्श किया और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई जीते जी अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे। अपने ज़मीन का स्वामी, अपने ज़मीन का वारिस किसी को भी नहीं बनाएंगे, चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। लेखक ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप अपने जीते जी किसी को भी ज़मीन मत दो अपनी। अगर आप दे दोगे तो और भी गांव के दो चार उदाहरण, अगल बगल के उदाहरण दे के समझाएं कि उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों को लिख दी, अपने उत्तराधिकारियों को लिख दी। फिर उनकी स्थिति बड़ी बदतर हो गई, कुत्ते से भी गए गुजरे स्थिति उनकी हो गई। इसलिए आप अपनी ज़मीन अपने जीते जी किसी को भी मत दो। उन्होंने अपने भाइयों को समझा दिया कि ज़मीन मैं किसी को नहीं लिखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अगर मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, तो मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति जो भी है वह सब तुम लोगों की हो जाएगी, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। इधर महंत जी भी जब भी एकांत पाते हरिहर काका को समझाते कि हरिहर विलम्ब मत करो, शुभ काम में देरी ठीक नहीं है, ठाकुरबाड़ी के नाम चलो, ज़मीन लिख दो ठाकुरबाड़ी के नाम से और पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करोगे। जब मरोगे तो तुम्हारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। पर हरिहर काका ना हाँ कहते ना कहते, महंत जी की बातों को सुन लेते चुपचाप। ना करके उन्होंने निश्चय किया कि ना करके महंत जी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि जो अब तक उनके साथ हो रहा है, परिवार के जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, खाना पीना अच्छे से दे रहे हैं, तो महंत जी की कृपा की वजह से ये सब हो रहा है। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं है,
क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने जीते जी ज़मीन किसी को नहीं देनी है। इस विषय में वे जागरूक हो चुके थे, सतर्क हो चुके थे। समय बीतने लगा, महंत जी की भी चिंताएं बढ़ने लगी। भाई जाल में फंसी हुई चिड़िया हाथ से उड़ती नजर आ रही है। अब जो है महंत जी इस बात को नहीं सहन कर पा रहे थे कि जाल में फंसी हुई चिड़िया उड़ के निकल जाएगी हाथ से। वे सोचने लगे कि अगर ज़मीन हरियर नहीं दे रहा है तो ये ठीक नहीं है, और धर्म संकट में फंसा हुआ है कि किसे ज़मीन दे। अपने भाइयों के मोह माया के बंधन में फंसा है, इस नाते वह किसी निर्णय पे नहीं जा पा रहा है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब हरिहर काका का अपहरण करा करके उनसे ज़मीन लिखवा लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब देखो किस तरह से जो है धर्म के नाम पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जो संस्था लोगों को सही रास्ते पे लाने का कार्य कर रही है, वही संस्था आज कैसे, उसी के लोग कैसे जो है आज धर्म से विमुख हो रहे हैं। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे। अपनी योजना को कार्य देने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया। सारी बातें बहुत गोपनीय तरीके से हुई। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक भी नहीं लगी। हरिहर काका दालान में सो रहे थे और महंत के आदमियों ने बंदूक जो भी चीज़ें थी उनके पास आए और हरिहर काका का अपहरण करके लेके चले गए। अब इस तरह की घटना गांव में कभी हुई नहीं थी। गांव के लोग ऐसी घटना के विषय में कभी सोचे नहीं थे कि ऐसी भी घटना हो सकती है। हरिहर काका के भाई जब वापस आए खेतों से ढूंढने लगे, हरिहर काका नहीं मिले, तब जो है वे लोग इधर उधर ढूंढ करके थक गए, हाथ कुछ नहीं लगा, तो अपने कुछ शुभ चिंतकों को बुलाए और बुलाने के बाद ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वहाँ देखे तो ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े पत्थर ये सब फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर। ठाकुरबाड़ी की जो खिड़कियां हैं, जो कमरे हैं, वहाँ से गोलियां चलाई जा रही हैं। किसी तरह से लोग बच बचा के भागे वहाँ से। एक नौजवान को गोली भी लग गई। अब हरिहर काका के भाई के जो पक्षधर थे, जो लोग उनके साथ उनकी मदद करने आए थे, एक को गोली लगी, सब भाग गए। अब हरिहर काका ये तीन भाई, उन तीनों के बस की बात नहीं थी कि वे महंत जी से लड़ लें और लड़ करके ज़मीन को प्राप्त कर सकें या हरिहर काका को ले सकें, छुड़वा सकें। वे लोग किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुँचे, पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस की मदद के लिए जो है उन्होंने गुहार लगाई। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर महंत जी और साधु संत, गांव के कुछ लोग हरिहर काका को समझा रहे हैं और एक सादे कागज पे, अनपढ़ थे हरिहर काका तो अंगूठे का निशान जबरदस्ती लिया जा रहा है। ऐसे व्यवहार को देख करके हरिहर काका महंत जी का ऐसा रूप देखे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी, जिन्हें वह आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय समझते थे, वह महंत इतना घृणित, इतना गलत काम कर बैठेगा। आज उनकी नज़र में वह महंत दुराचारी, पापी, दुरात्मा लग रहा है। वह महंत की सूरत नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों की परिवार की तुलना में उनके भाई ज़्यादा पवित्र, नेक और सच्चे लग रहे थे। हरिहर काका बेचैन थे कि कब घर पहुँचे, कब घर पहुँचे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ करके रखा गया था। महंत उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तुम जो है ज़मीन लिख दो, कोई झमेला नहीं रहेगा। तुम्हें ज़मीन लिखवाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था, इसलिए हमने ऐसा किया। एक तरफ उन्हें समझाया जा रहा है, दूसरे तरफ उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाया जा रहा है। इधर हरिहर काका के भाई पुलिस को बताए। पुलिस सुबह होने से पहले ही जीप के साथ आ पहुंची। ठाकुरबाड़ी में जीप में 3 भाई, 1 दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे।
पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं। पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को घेर लिया। ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी थी, जैसा कि प्रारंभ में बताया कि भाई जैसे जैसे गांव बढ़ता गया उसी तरह से ठाकुरबाड़ी की कलेवर में भी विस्तार होता चला गया। तो अब जो है छोटी ठाकुरबाड़ी होती तो उसको घेर लेते पुलिस वाले, पर इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी को 8 पुलिस वालों को घेरना और यह संभव नहीं था। हरिहर काका के भाई सोच रहे थे कि ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे, वहाँ पे जो महंत साधु पुजारी हैं रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ठाकुरबाड़ी में आवाज़ लगाई, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस ने हवा में भी फायरिंग की, बंदूक की गोलियां चलाई, लेकिन कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। सुबह एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला। उसकी उम्र 80 साल रही होगी। पुलिस इंचार्ज ने उससे पूछा कि बाकी साधु महंत पुजारी ये सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पहले से बता दिया गया था कि तुम मुंह मत खोलना। बहुत डांटे पुलिस वालों ने उसे, बहुत डांटा धमकाया। तो एक बार वो बोला कि मुझे नहीं पता है, और उसकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस वाले उसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, उसे मारपीट भी नहीं सकते थे, क्योंकि उम्र ज़्यादा है तो उम्र का लिहाज कर रहे थे। डांट धमका के ही किसी तरह से उसे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस के जो जवान थे वह ठाकुरबाड़ी में तलाशी लेने लगे कि भाई हरिहर काका कहाँ हैं। सभी कमरों की तलाशी ले ली गई। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला, बस वही अकेला था, बाकी सभी लोग वहाँ से चले गए। हरिहर काका के भाई और भी ज़्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि हरिहर काका गए कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंत साधु पुजारी हरिहर काका को लेकर कहीं भाग गए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। पुलिस वालों को तो इतना पैसा खर्च किए, तब इधर लेकर के आए। पुलिस जब साथ में आ रही तो उन्हें बड़ा गर्व हो रहा था कि भाई पुलिस जाएगी, क्या होगा, रंगे हाथों उन्हें पकड़ लेगी और वह जेल में चले जाएंगे। लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ। दोनों में से न हरिहर काका मिले, न ही साधु और महंत जी जेल में गए। ठाकुरबाड़ी विशाल थी, जो कमरे थे उस पर देख लिया गया, सारे कमरों की जांच कर ली गई, तलाशी ले ली गई। एक कमरा ऐसा था जिसमें ताला बंद था। पुलिस और हरिहर काका के भाई वहाँ एकत्र हो गए, कमरे की चाबी उस साधु से मांगने लगे जो 85-80 साल की उम्र का था। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इसमें क्या है, तो उसने कह दिया अनाज है, अनाज रखा हुआ है इसमें। पुलिस इंचार्ज अभी सोच रहे थे कि इसका ताला तोड़ा जाए, इसको चेक किया जाए कि नहीं किया जाए, इसकी तलाशी ली जाए कि नहीं ली जाए। लेकिन उनके सोचने के पहले अचानक कमरे के दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आई, जैसे लगा कोई धक्का दे रहा हो, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के जवान सावधान हो गए कि यह क्या। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया और भीतर हरिहर काका की जो स्थिति थी उसे देख करके उनके भाइयों का खून खौलने लगा। अगर उस वक्त महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे लोग उन्हें नहीं छोड़ते। आप देख सकते हैं फोटो में कैसे दिखाई दे रहा है। पुलिस के जवान है इधर और हरिहर काका के मुंह को बांध करके, हाथों को पैरों को रस्सियों से बांध करके रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में उनके भाई जो थे हरिहर काका के, उनका खून खौलने लगा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। महंत पुजारी मिल जाते तो खैर नहीं रहती उनकी। हरिहर काका के हाथ पांव खोले गए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, उसे हटाया गया। उन्हें बंधन मुक्त किया गया, बंधन से छोड़ा गया। फिर जो है हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी साधुओं की काली करतूत बताई, पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि साधु नहीं है, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, कसाई हैं। बंद कमरे में इनको बंद करके पीछे से भाग गए, दरवाजे के पीछे से निकल गए, सादे पेपर पे अंगूठा लगवा लिया। सारी बातें जो भी इनके साथ घटी सब पुलिस वालों को उन्होंने बताई, अपना बयान दर्ज कराया।
उनके शब्द में साधुओं के प्रति नफरत, घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। सीधे साधे व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। कभी भी आज तक उनके मन में ऐसी नफरत नहीं थी, पर आज पहली बार उन्हें इस तरह से गुस्सा और नफरत आ रहा है उन महंत, पुजारियों और साधुओं के ऊपर। हरिहर काका को पुनः घर लाया गया। भाइयों के परिवार साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दलान में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया। जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की हिफाजत करते हैं सोना चांदी की, वैसे ही हरिहर काका को भी सुरक्षा और सहेज कर, छिपा कर रखा गया। नाते रिश्तेदारों में जो लोग बलिष्ठ थे, बलवान थे, सुरमा थे, उन्हें बुला लिया गया। हथियार, बंदूक, भाले, गड़ासे इकट्ठा कर लिए गए। 24 घंटे पहरा दिया जाने लगा। अगर हरिहर काका को कहीं किसी कार्यवश गांव में जाना पड़ता था तो हरिहर काका के साथ 4-5 लोग चलते थे हथियार लेकर के। रात में चारों तरफ से उनके भाई सोए रहते थे। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ये डर लगता था गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव में प्रारंभ से 2 वर्ग बट गया। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले। वो महसूस करने लगे थे उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी वह जान गए थे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोग भी लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका के मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह महंत को अपने पास पटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अन्यथा वह फिर दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। हरिहर काका जब से घर आए वह और भी ज़्यादा चतुर और चालाक हो गए। उन्हें लगने लगा कि मेरे भाई जो अचानक मेरी सेवा कर रहे हैं वह ऐसे अनायास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़मीन जायदाद की लालच की वजह से कर रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत की बातें और महंत के विषय में सोच कर उन्हें बहुत घृणा आ रही थी कि वह कोई कार्य नहीं करते हैं, दिन भर सोते हैं, अपने जैसे साधुओं को पाल रखे हैं, पेट भर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीते जी किसी को जमीन नहीं देंगे और मरने के बाद जो भी होगा वह देखेंगे। उनके भाई समझेंगे, जिनकी ज़मीन है उनको मिल जाएगी, पर अपने जीते जी नहीं देंगे, क्योंकि गांव के जो लोग ज़मीन दे चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने उत्तराधिकारियों को लिख दिए हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। जैसे दूध में मक्खी गिरती निकाल के फेंक देते हैं, तो वैसे ही उनकी भी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे, वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी में जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिखते। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडराता रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए अब यह एक रास्ता है। अब हरिहर काका के भाई और रिश्ते नाते के जो लोग हैं सब उन्हें समझा रहे हैं कि भाई अपनी जो ज़मीन है वह अपने भतीजों के नाम लिख दो। ऐसा कर दोगे तो तुम भी चिंता मुक्त हो जाओगे, नहीं तो महंत तुम्हारे ऊपर गिद्ध की नज़र हमेशा बैठाए रखेगा, खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए एकमात्र यही रास्ता है।
सुबह दोपहर शाम रात बस यही एक ही बात समझाई जाती थी हरिहर काका को, पर हरिहर काका साफ मना कर देते थे, नकार जाते थे। कहते थे मेरे बाद तो मेरी ज़मीन जायदाद इसी परिवार की है, वह तुम्हें स्वतः मिल जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। महंत ने जो अंगूठा जबरदस्ती लिया है हमने उसमें मुकदमा किया है, इसलिए ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन हरिहर काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि भाई अपनी ज़मीन तो अपने जीते जी नहीं लिखूंगा। बस एक दिन किस तरह से परिवार के लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के एक वृद्ध के साथ, एक असहाय के साथ कैसी घटना घटित करते हैं। जो रूप महंत ने धारण किया था वही रूप अब उनके भाइयों ने धारण कर लिया। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सगे भाई जो उनकी सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, अपना अभिन्न अंग समझते हैं, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी। हरिहर काका को विश्वास नहीं हो रहा था, अपना सगा भाई इस तरह से कह रहा है कि लिख दो जमीन वरना मार के घर के अंदर ही दफन कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर पहली वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, लेकिन उन्हें अब डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हरिहर काका ने सोच लिया था कि एक बार ही उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह से जिंदगी में घुट घुट कर मरे वह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उनका खूब आदर मान सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें दोनों जून खाना देते, उन्हें अखरने लगा। अंत में तो वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसका पांव पखाड़ते। हरिहर काका ने निश्चय किया, मार दो एक बार में, मर जाएंगे सही है, लेकिन ज़मीन तो नहीं देंगे। गांव की एक महिला को उदाहरण दे रहे हैं, विधवा महिला का, कि उसने अपने जीते जी ज़मीन अपने भतीजों के नाम कर दी। बाद में उसकी बड़ी दुर्गति हुई, उसे देख कर के गाँव के लोगों का हृदय काँप जाता था। हरिहर काका को भी ऐसा ही लगने लगा कि कहीं मेरे साथ भी यही स्थिति ना हो जाए। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। हरिहर काका ने भी मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए जमीन नहीं लिखेंगे। भाइयों ने भी जिद कर लिया कि देखते हैं तुम जमीन कैसे नहीं लिखते हो। हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका के भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका घर से निकल कर के गांव के बाहर भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था। छुड़ाने की कोशिश करते तो उन्हें मारते भी। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुट गए थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधर के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई थी, लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के भाई के परिवार रिश्तेदार के लोग गांव के लोगों को समझा देते हैं कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। वह पुलिस की जीप में के साथ आदम के मारना पीटना शुरू हुआ हरिहर काका को। अब हरिहर काका क्या करे बेचारा, बचने के लिए मुझसे लड़ तो सकते नहीं, मुझसे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तब उनके भाइयों को समझ आया, वो मुंह तो पहले ही बंद करना चाहिए था, मुंह को पहले बांधना चाहिए था, मुंह तो बांधे नहीं।
जब तक उन्हें पटक के उनके मुंह में कपड़ा ठूसते तब तक हरिहर काका की आवाज़ बाहर चली गई। आस पड़ोस, टोला पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे। दोनों पक्ष के लोग आ गए, ठाकुरबाड़ी के पक्ष के लोग भी आ गए। कुछ लोग ठाकुरबाड़ी में भी सूचना दे दिए। जो नाते रिश्ते के लोग आए थे उन्होंने गांव वालों को समझाया भाई ये आपस का मामला है, तुम लोग घर जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ घर, यहाँ कोई अपने घर की बात है यह। लेकिन महंत जी ने तुरंत तत्परता दिखाई, पुलिस की जीप के साथ आ धमके। अब यहाँ पे निजी मामला ख़त्म हो जाता है। पुलिस आती है, घर की तलाशी ली जाती है और हरिहर काका को इससे भी बदतर हालत में बरामद किया जाता है, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने पर और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका ने पुलिस वालों को अपना बयान दिया कि मेरे भाई मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, ठाकुरबाड़ी से भी बुरी स्थिति में मुझे ला करके यहाँ रखा गया था और ज़बरदस्ती अनेक कागजों पे मुझसे अंगूठे का निशान लगवाया गया है। अगर पुलिस नहीं आती तो शायद यह मुझे मार डालते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए और बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इनके लिए उनके भाई और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगे हैं, अब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। अब हरिहर काका के शरीर पे कई जगहों पे निशान आ गया, पीठ पे, पाँव पे, माथे पर कई जगह निशान आ गए। डर के मारे बेहोश होकर के गिर गए, पानी के छींटे दिए गए, मारे गए, होश में आए। यह सब घटना जब तक हुई तब तक हरिहर काका के भाई वहाँ से फरार हो गए, भतीजे भी वहाँ से भाग गए, रिश्ते नाते के लोग भी भाग गए। 2 व्यक्ति पकड़ में आए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब इस घटना के बाद से हरिहर काका के साथ यह अंतिम घटना थी। अब वह बिल्कुल सतर्क हो गए, अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा में उन्होंने पुलिस प्रशासन से 2 पुलिस राइफल के जवान, राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मांगे। अब हरिहर काका और उनके भाइयों को चिंता सताने लगी। महंत को लगता था कि कहीं ज़बरदस्ती हरिहर का भाई उसे ज़मीन पे अंगूठे ना ले लें। इधर भाइयों को चिंता थी कि महंत जी कहीं अकेला हरिहर काका को पा जाएं और उनसे ज़बरदस्ती लिखवा ना लें। अब नेफ्ट में रहकर ही उनके भाई और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। दोनों पक्ष के लोग परोक्ष पीछे से, सामने से तो मदद नहीं कर रहे हैं, पीछे से मदद कर रहे हैं, पैरवी लगा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, पूरी सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसी वजह से एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4-4 पुलिस के जवान तैनात हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। दोनों पक्ष के लोग हरिहर काका की मदद कर रहे हैं, सतर्क हैं। दोनों सोच रहे हैं कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती ना करके ज़मीन अपने नाम ना लिखवा लें। और अब मारपीट दोनों ने किया, ठाकुरबाड़ी के साधु महात्मा, हरिहर काका के भाई, अपने परिवार के लोग। अब फिर से दोनों पक्ष के लोग उनके साथ मधुर संबंध
मधुर व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करना चाह रहे हैं। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थ, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। आगे लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका के जो गांव में एक नेताजी हैं, उन्हें जैसे ही पता चली यह बात कि हरिहर काका की ज़मीन है या भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी मौका मिल गया। वे तुरंत जो है हरिहर काका के पास गए और कहे कि ज़मीन तुम दे दो, तुम्हारी ज़मीन पे एक हरिहर उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी याद लोग करते रहेंगे, तुम्हारे नाम का गुणगान करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हरिहर काका तो अब सतर्क हो चुके थे। अब उन्हें पता हो गया था कोई दूसरा रंग उनके ऊपर चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी कितना वो समझाए, लेकिन हरिहर काका ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मुझे जो है अब किसी की कोई बात नहीं सुननी है। उन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की चर्चा। उनकी घटना की तरफ विचारणी और चर्चनी कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेखक बता रहे हैं गांव में बस केवल अब एक ही घटना, एक ही बात होती है, वह हरिहर काका की चर्चा। हर जगह हर लोग बैठ के हरिहर काका के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, कोई दूसरे विषय में चर्चा नहीं करता। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। गांव में ऐसे हजारों प्रश्न उठ रहे हैं। भाई हरिहर काका किस तरह से जो है महंत जी और उनके भाइयों ने अंगूठे का ज़बरदस्ती निशान ले लिए, लेकिन हरिहर काका अब सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने बयान दे दिया कि मेरे जीते जी मेरे ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, ना ही मेरे भाई के भाई हैं और ना ही महंत जी हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हरिहर काका के न रहने पर क्या होगा, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग अंगूठे के निशान लिए हैं, तो इसका असली हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरवाड़ी को उत्तराधिकार मिलना चाहिए। दूसरे और लोग कहते हैं कि भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। गांव में यही चर्चा होती कि भाई हरिहर काका नहीं रहेंगे तो उनकी ज़मीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ लोग हरिहर काका को जाने के बाद सोचते कि ठाकुरवाड़ी के लोग होंगे। कुछ लोगों का मानना था कि हरिहर काका के भाई उत्तराधिकारी होंगे। ठाकुरवाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या यह खबर बिजली की तरह एक ही बार हमसे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकारा बना देता। हरिहर काका के भाई या महंत जी कुछ भी कहते हरिहर काका से तो यह बात की बतंगड़ बन जाती। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती। झूठ सही जोड़ जाड़ के लोग इधर उधर से उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के उसको और आगे बढ़ा देते हैं। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती।
एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है, महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर के मृत्यु के बाद देश से कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वहाँ बुलाएंगे। अलग अलग बातें गांव में फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वास्तव में वास्तविकता क्या है इसके विषय में किसी को कोई कुछ पता नहीं है। फिर भी लोग आपस में अलग अलग बातें बना रहे हैं। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है कि आज नहीं तो कल हरिहर काका मरेंगे और तब क्या होगा। पूरे गांव में विद्रोह होगा, कहीं न कहीं इसकी चपेट में पूरा गांव आ जाएगा। यह बहुत बड़ी लड़ाई है और इसे टाला नहीं जा सकता। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको झूठा भी नहीं कहा जा सकता। और हरिहर काका तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आँखों से बस बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लग रहा है। बोले कि अब हरिहर काका भी बिल्कुल मौन धारण कर लिए हैं। एक नौकर रख लिए हैं, वही बनाता खिलाता है। जो फसल होती है उसमें अपना से ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं। किसी से न कुछ बोलना है, ना ही कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब देते हैं। अपने ही आप में मस्त रहते हैं। उन्हीं के पैसे पे पुलिस के जवान भी मौज कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं और आनंद का जीवन बिता रहे हैं। अर्थात जो यह पाठ लेखक ने लिखा है, यह वर्तमान समाज में जो कहानी है, यह कथाकार ने जो कहानी लिखी है, हमने जिसको पढ़ा, अध्ययन किया, इसको पढ़ने के बाद आज की युवा पीढ़ी का कर्तव्य क्या है। वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हैं। उनके लिए युवाओं का कर्तव्य है कि वह मन लगा करके यथासंभव ऐसे व्यक्तियों की सहायता करें, उन लोगों को अपनापन दें, देखभाल करें, प्रेम करें, उचित मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें। यह सबसे पहला कर्तव्य है युवाओं का। सबसे पहला कर्तव्य है कि उन सभी जो ऐसे असहाय वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें, उनका आदर करें। और कैसे करें? स्वार्थ से ऊपर उठकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं। किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जैसे इस पाठ में जो लेखक ने पात्र चुना है, किस तरह से कष्ट सहना पड़ा। वृद्ध समाज के अत्यंत सम्मानित और आवश्यक अंग हैं। जिस समाज में इनका आदर होता है, सम्मान होता है, वह समाज बड़ा शिष्ट और सभ्य समाज कहलाता है। पर जहाँ पे इनका अनादर करते हैं, जहाँ पे इनका अपमान करते हैं, वह समाज अवहेलना का पात्र हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति है, इस उम्र में उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें।
उनकी सेवा करें, चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि मजबूत स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, एक ऐसा समाज जिसमें सभी लोग खुशहाल हो सकें, किसी को कोई दुख ना हो। इन वृद्ध असहाय लोग इस समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया है। तो जब उनका समय आता है तो उन्हें मान सम्मान आदर क्यों नहीं मिलता? उन्हें मान सम्मान आदर मिलना चाहिए। जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक एक स्वस्थ और मजबूत समाज नहीं बन सकता। इसलिए युवाओं का सबसे बड़ा और सबसे प्रथम पहला कर्तव्य है कि वह जो है ऐसे लोगों की सहायता करें, ऐसे लोगों की मदद करें। किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हों तो जितना बन पड़े उतना मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको यह पाठ पसंद आएगा। आपका दिन शुभ एवं